जय हिंद साथियों, आप क्लास को फटाफट शेयर कर दीजिए। आज की क्लास में काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें महिला और बाल अपराध तो है ही है, इसके साथ साथ में आपको मैं 10-15 मिनट के अंदर पॉलिटी का जो पार्ट है वो कुछ कराऊंगा मैं, वो आपके लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट रहेगा। और आपको देखना है कि किस तरीके से संविधान सभा से लेकर के मैं आपको मूल कर्तव्य तक ले जाऊंगा, वो भी इसमें मैं शामिल करूंगा। नॉन स्टॉप वो 10-15 मिनट के अंदर मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो फटाफट आप सभी साथियों को ये शेयर कर दीजिए और फिर अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। आवाज़ आप तक क्लियर आ रही है? आप एक बार बता दीजिए, और शेयर किस किस ने किया बता दीजिए भाई। फटाफट स्टार्ट करें शेयर करना। सबको नमस्कार। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन कराएंगे एसपी सिंह जी, सौरभ जहांगीर, महेश कुमार, रचना कुमारी अजमेर, फॉर्चून, रेणु कुमारी, बिल्कुल अभी स्टार्ट करेंगे। आप सब भावी थानेदार हो, आपको मैं अग्रिम शुभकामनाओं के साथ क्लास स्टार्ट करूंगा। फटाफट इसको शेयर कर दीजिए सेशन को। अभी जिस टॉपिक पे अपन चर्चा करेंगे उसी की अपन चर्चा करेंगे। यस, नाउ द क्लास स्टार्ट। ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जवाब दीजिए इसका। पोक्सो एक्ट कब लागू हुआ? पोक्सो एक्ट कब लागू हुआ? ऑप्शन 14 दिसंबर 2012, 14 नवंबर 2012, 14 नवंबर 2013 और 14 फरवरी 2012। पोक्सो एक्ट है, पोक्सो एक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। तो ये जो बच्चों को लैंगिक जो उत्पीड़न है, लैंगिक शोषण है, उसको रोकने के लिए ये एक्ट लाया गया। जब निर्भया कांड हुआ था उस समय एक जेस वर्मा कमेटी का गठन हुआ था और उसके बाद में इस एक्ट को लाया गया। इस एक्ट के तहत जो पोक्सो एक्ट लागू हुआ है वो 14 नवंबर 2012 को ये लागू हुआ था। 14 नवंबर जो बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, उसी दिन ये पोक्सो एक्ट लागू हुआ था। इसका उद्देश्य था 18 वर्ष से कम उम्र के बालक बालिकाओं के साथ में हो रहे यौनाचार को रोकना। इसमें कवर लड़का और लड़की दोनों हो रहे हैं, ये ध्यान दीजिए। ये एकमात्र एक्ट है जिसमें पोक्सो एक्ट में लड़का और लड़की दोनों एक साथ इसी एक्ट में कवर हो रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जिसका जवाब 14 नवंबर 2012 है, जिन्होंने सही जवाब दिया है, काफी कुछ लोगों का सही जवाब आ रहा है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे। पोक्सो एक्ट प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस में मृत्युदंड तक की सजा किस अपराध के लिए है? इसमें मृत्युदंड की सजा है वो किस अपराध में है बताइए फटाफट। प्रवेशन लैंगिक हमला, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला या लैंगिक उत्पीड़न? इसमें मृत्युदंड तक की जो सजा है वो किसमें है? मंजिल का दीवाना, राजेश सैनी, बिल्कुल करेक्ट। इसमें जो मृत्युदंड की सजा है वो पोक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, इसमें जो गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला है उसमें मृत्युदंड तक की सजा है। यानी उसमें कम से कम जो सजा है 20 साल है और वो आजीवन कारावास तक हो सकती है और उसमें मृत्युदंड भी मिल सकता है। तो जो गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला जिसकी परिभाषा धारा 5 में दी गई है, इसकी डेफिनेशन जो है परिभाषा, और धारा 6 में इसकी सजा है। सजा कम से कम 20 वर्ष, जो आजीवन कारावास तक, एलआई और मृत्युदंड तक हो सकती है। पोक्सो एक्ट का एकमात्र ये सेक्शन है, धारा है जिसमें मृत्युदंड तक की सजा है। तो इसलिए ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसमें जो धारा है, धारा 6 के तहत जो इसकी सजा है वो मृत्युदंड तक है। धारा 5 में परिभाषा दी गई है।
प्रवेशन लैंगिक हमला, प्रवेशन लैंगिक हमला की जो परिभाषा है वो धारा 3 में है और इसकी जो सजा है वो धारा 4 में है। गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला धारा 5 में परिभाषा है और धारा 6 में सजा है। इसी प्रकार से लैंगिक हमला धारा 7 में इसका परिभाषा है और धारा 8 में इसकी सजा है। फिर धारा 9 में है गुरुतर लैंगिक हमला, इसकी परिभाषा, और धारा 10 में है इसकी सजा। याद रखने का जो तरीका है वो बताया मैंने। धारा 3, धारा 4, धारा 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब प्रवेशन लैंगिक हमला धारा 3 में परिभाषा, 4 में इसकी सजा। इसी प्रकार से गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला 5 में इसकी डेफिनेशन, 6 में इसकी सजा। इसके बाद में 7 जो धारा है उसमें है प्रवेशन ये लैंगिक हमला, वो है 7 और 8 में। फिर इसका जो गुरुतर रूप है, गुरुतर रूप वो 9 और 10 में आ जाएगा। इस प्रकार से इसका याद रखने का पोक्सो एक्ट का सजा और धारा का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक और किशोर श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अनुसार किशोर की उम्र क्या है? बताइए आप, किशोर जो है इसमें किशोर की उम्र क्या है? 14 वर्ष से कम, 18 वर्ष से अधिक, 14 वर्ष से लेकर 18 वर्ष और 21 वर्ष। आंसर दीजिए आप फटाफट। दिलीप सी, मनोज वर्मा सी, जसप्रीत सिंह 14 से 18। शाबाश, बहुत अच्छा, आप लोग बहुत सही बता रहे हो, आपकी तैयारी ठीक है। इसमें जो बालक है वो तो है 14 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम है वो तो कहलाएगा बालक। फिर 14 वर्ष से लेकर के जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है वो है किशोर। अब जो किशोर की, ये किशोर शब्द ऐड किया गया है, कब ऐड किया गया बताइए आप? किशोर शब्द कब ऐड किया गया? पहले सिर्फ ये बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम था, इसमें ये जो किशोर जिसको बोलते हैं कुमार या किशोर, इसको कब ऐड किया गया? एक बार शेयर कर दीजिए भाई सेशन को, इसको ऐड कब किया गया? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। इसको मनीषा, बिल्कुल 2016 में इसको ऐड किया गया। ये जो 18 वर्ष तक की जो उम्र और किशोर के लिए की है वो इसको ऐड किया गया 2016 में। यानी बालक क्या है? बालक है 14 वर्ष से कम तक, और जो किशोर है वो 14 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष से जो कम उम्र वाला है वो बालक होगा। वो क्या कहलाएगा? बालक 14 वर्ष तक, और उसके बाद में किशोर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बालक किशोर को खतरनाक काम यानी प्रतिबंधित कार्य में लगाने पर बाल या किशोर श्रम प्रतिषेध अधिनियम, ये आप देखिए अधिनियम कब का है, ये इस क्वेश्चन में ही पता लग रहा है, ये 1986 का अधिनियम है। तो इसके अनुसार सजा किस धारा में कितनी है? यदि कोई व्यक्ति किसी बालक या किशोर को खतरनाक काम पर लगाया जाता है तो उसको सजा कितने साल की होगी और किस धारा के तहत होगी? सजा कितनी और किस धारा के तहत होगी बताइए भाई। कोई बी बता रहा, कोई सी बता रहा है। इसकी सजा होगी धारा 14 के तहत, धारा 14 के तहत इसकी सजा होगी, और सजा होगी धारा 14 के तहत सजा होगी इसकी 2 साल तक, 2 साल तक इसकी सजा होगी। तो जिसका आंसर ए है, ए जिसने बताया है उसका आंसर सही है। इसकी धारा 3 के तहत, धारा 3 के तहत किसी भी ये जो बालक है उसको खतरनाक काम पर रखना प्रतिबंधित है।
और धारा जो 3K है उसमें है जो किशोर है, यानी जो किशोर का मतलब 14 से 18 साल वाला, उसको खतरनाक काम पर रखना प्रतिबंधित है। यदि कोई व्यक्ति इस 3 और 3K का उल्लंघन करता है तो उसको धारा 14 के तहत दंड मिलेगा। क्या दंड मिलेगा? वो दंड मिलेगा 2 वर्ष तक की उसको सजा हो सकती है, 2 वर्ष तक की सजा हो सकती है। तो ये था इसको दंड का प्रावधान धारा 14 के तहत। ये कि स्क्रीन पे क्वेश्चन आपका, सुप्रीम कोर्ट ने किस एनजीओ की याचिका पर सर्कस में बालकों का नियोजन अवैध मानते हुए उनके पुनर्वास की व्यवस्था करने के निर्देश दिए? सुप्रीम कोर्ट ने किस एनजीओ की याचिका पर ये निर्देश दिए गए थे? कलर एक जैसा, बताइए भाई, आप फटाफट बताइए। सी श्वेता चौधरी, सी आयुष, सी कुमाउत, सी इसमें बचपन बचाओ आंदोलन, सुप्रीम कोर्ट ने जो बचपन बचाओ आंदोलन है उनकी जो याचिका पर है ये आदेश दिए थे कि बालकों का नियोजन अवैध मानते हुए सर्किस में। बचपन बचाओ आंदोलन के कौन थे मुखिया? कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी थे जिनको 2014 में नोबेल प्राइज मिला था। कैलाश सत्यार्थी का ये एनजीओ था बचपन बचाओ आंदोलन, जिनको 2014 में नोबेल प्राइज मिला था इस बच्चों पे काम करने के लिए। किसके साथ मिला था? पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ। किसके साथ मिला था? पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ में इनको नोबेल प्राइज मिला था 2014 में। 2014 में। तो ये था बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956। तो ये पहला तो ये देखिए, अनैतिक व्यापार अधिनियम कब लागू हुआ? 1956 में। वेश्यागृह संचालित करने पर दंड किस धारा में कितना है? यदि कोई व्यक्ति वेश्यागृह संचालित करता है या वेश्यागृह चलाने के लिए अपना मकान किराए पे देता है तो ये इस एक्ट के तहत, यानी एक्ट तो ये आ गया अनैतिक व्यापार अधिनियम, किस धारा के तहत कितनी सजा है? बताइए भाई फटाफट। मंजिल का दीवाना, कैलाश, मलाला यूसुफजई, इसका आंसर दीजिए आप भाई फटाफट, देखिए आप। गीता मीना बी, डी। इसमें है धारा 3 के तहत, धारा 3 के तहत 3 वर्ष तक की सजा। इसमें धारा 3 के तहत 3 वर्ष तक की सजा है इस एक्ट के तहत। तो कितनी सजा है? इसमें ऑप्शन ए आएगा, धारा 3 वर्ष तक की सजा। इसको एक बार शेयर कर दीजिए आप फटाफट। मानव तस्करी की सजा किस धारा में है? जो मानव तस्करी है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की सजा धारा 366, 372, 373, 370। चेतन पंडित ए, सविता चौधरी डी, राजेश कुमार ए, अशोक कुमार सर क्वेश्चन के सामने से, मनोज वर्मा बी। आपको क्वेश्चन दिख रहा है? इसमें 370 है वो मानव तस्करी की सजा है। 370 मानव तस्करी की सजा है और 372 वेश्यावृत्ति के लिए किसी लड़की को बेचना, और 373 है उसको खरीदना। इसमें वेश्यावृत्ति के लिए बेचना, इस मामले में सजा है कम से कम 10 साल की, और खरीदना सजा है 373 आईपीसी में, 373
73 आईपीसी में। 366 आईपीसी ये है किसी महिला का अपहरण करना उसकी शादी के लिए, महिला का अपहरण करना उसकी शादी के लिए, उसमें है 366 आईपीसी में। 372 आईपीसी में है बेचना, 373 में है वेश्यावृत्ति हेतु लड़की को खरीदना, और 370 में है मानव तस्करी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी नाबालिग की शादी हो जाने पर उस विवाह को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत शून्य किस धारा के तहत घोषित कोर्ट कर सकता है? यदि किसी नाबालिग की शादी हो जाती है तो इस जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम है इसके अनुसार विवाह की जो उम्र है वो है 21 वर्ष पुरुष और 18 वर्ष लड़की। ये है विवाह की उम्र। यदि कोई व्यक्ति नाबालिग लड़की से विवाह करता है और उस नाबालिग विवाह होता तो उस शादी को जीरो घोषित कैसे कर सकते हैं? जीरो घोषित पी धारा 5 ये बता रहे हैं, आयुष कुमार डी, सविता चौधरी डी, जिसका डी आंसर है वो राइट है। धारा 3 के तहत इस शादी को शून्य घोषित किया जा सकता है। ये शून्य घोषित कौन करता है? ये घोषित करता है कोर्ट। कोर्ट द्वारा इस प्रकार की शादी को शून्य घोषित कर सकता है कोर्ट। कितने साल तक? जब वो लड़का यदि नाबालिग है तो वो 23 साल तक अपनी याचिका लगा सकता है इसके लिए। यदि वो नाबालिग है और पता पहले लग जाता तो उसके परिजन लगा सकते हैं। लड़की के मामले यानी बालिग होने के 2 साल तक, तो लड़की वाले मैटर में 20 साल तक और लड़के वाले मैटर में 23 साल तक, क्योंकि इसमें उम्र 18 और 21 है, 18 और 21 है। इसलिए इसमें जो कोर्ट है धारा 3 के तहत इस विवाह को शून्य घोषित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह निषेध अधिकारी धारा 16 के तहत बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत कौन नियुक्त करता है? यानी बाल विवाह निषेध अधिकारी, इसकी नियुक्ति होती है धारा 16 के तहत। कौन सी, किसकी धारा? बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की धारा 16 के तहत होती है। अब ये बताइए ये नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, जिला परिषद या पंचायत समिति? ए राज्य सरकार। हाँ बिल्कुल, राज्य सरकार इसकी नियुक्ति करती है। बाल विवाह निषेध अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार करती है और राज्य सरकार द्वारा ये जो बाल विवाह निषेध अधिकारी नियुक्त किया जाता है वो ऐसे मामलों पे निगरानी रखता है, और यदि कहीं बाल विवाह होता हुआ सूचना मिलती है, नजर आता है, तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है, कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो बाल विवाह निषेध अधिकारी जो है वो धारा 16 के तहत नियुक्त होता है और वो राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। बाल विवाह जो रोकने का पावर है वो है प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को बाल विवाह रोकने का पावर है। यदि किसी पुलिस अधिकारी से या किसी ये बाल विवाह निषेध अधिकारी से उनको रिपोर्ट मिलती है तो उस पर वो कार्रवाई करते हुए बाल विवाह को रोकथाम कर सकता है, उनके खिलाफ आदेश निकाल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग निर्धारण प्रतिबंधित इसमें से किसके तहत है? लिंग का जो निर्धारण है वो प्रतिबंधित है, इनमें से किस एक्ट के तहत ये प्रतिबंधित है? बताइए भाई, पीसीपीएनडीटी, अनैतिक रोकथाम निवारण अधिनियम, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम या जेजे एक्ट?
हितेश, मनीषा, मंजिल, दीवाना, इंदू, पिंकेश, आयुष कुमावत। ए आंसर यानी पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994। ये एक्ट जो है प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक 1994, यानी लिंग निर्धारण करने से ये रोकता है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते इस एक्ट के तहत कि भाई ये लड़का है या लड़की है। ये जन्म से पहले जांच करके किसी भी टेक्निक से बताना अपराध है। इसके लिए पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 लाया गया। 1994 पीसीपीएनडीटी एक्ट लाया गया, यानी कोई भी व्यक्ति बिना किसी पंजीकरण के न तो क्लिनिक खोलेगा न बिना कोई स्पेशल डॉक्टर के उसमें इस प्रकार की कोई जांच करेगा। इसी प्रकार से 3K में ये भी प्रतिबंधित है कि कोई सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं होगा। ऐसे क्लिनिक को सामान बेचना, यानी कोई सोनोग्राफी वगैरह के ये इससे जो टेक्निक का सामान है वो भी तभी बेच पाएंगे जब उनके पास रजिस्ट्रेशन होगा। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग निर्धारण का विज्ञापन देने पर धारा 22 पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत सजा कितनी है? पीसीपीएनडीटी एक्ट है, उसके तहत यदि कोई व्यक्ति लिंग निर्धारण करने के लिए विज्ञापन देता है तो उसकी सजा 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष। उसकी सजा कितनी है? क्वेश्चन नंबर 11। डी 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 आ रहा है ज्यादातर का डी। बोलो जीवड़ो 2 वर्ष नहीं भाई, बोला जीवड़ा गलत है, बोलेपन में जवाब दे रहा है। इसका आंसर है 3 वर्ष, यानी इसका सही आंसर है डी। एक बार शेयर कर दीजिए भाई इसको, सेशन को। इसका लिंग निर्धारण का विज्ञापन देना ये अपराध है और यदि इसमें धारा 22 के तहत सजा है। यदि कोई व्यक्ति इस या लैब टेक्नीशियन, डॉक्टर या जोड़ा खुद शामिल व्यक्ति यदि कोई लिंग निर्धारण करने के लिए जांच करता है तो उसको किस धारा के तहत सजा है? ये बताइए, आप कमेंट से बताइए भाई। कोई व्यक्ति जैसे कोई डॉक्टर जांच करता है तो उसको किस धारा के तहत सजा है और कितनी सजा है? सीमा यादव डी। भाई ये तो हुई लिंग निर्धारण का विज्ञापन देना, धारा 23। मनीषा शाबाश, आयुषी कुमार बहुत बढ़िया। धारा 23 के तहत अब इसमें यह भी बता दीजिए कि सजा कितनी है? मनोज वर्मा 12 सेक्शन, इसमें सजा कितनी है? अलका मीणा, सविता राइट, हितेश, शाश्वत। 23 धारा से ही है। यदि कोई व्यक्ति इसमें जांच में सहयोग करता है, जैसे कोई लैब टेक्नीशियन हो, कोई डॉक्टर हो, कोई मशीन वाला हो, कोई जोड़ा हो जो अपने इसकी जांच करवाने के लिए आया हुआ, वो सब धारा 23 के तहत दंडित होंगे और इसकी सजा भी 3 साल से लेकर के 5 साल तक है। यदि वो प्रथम वर्ष अपराध करेगा तो उसको 3 साल की सजा मिलेगी, धारा 23। धारा 23 के तहत 3 वर्ष तक की सजा, और यदि वो सेकंड बार अपराध करेगा तो उसको सजा मिलेगी 5 साल। तो इसकी सजा है 3 से लेके 5 साल। ये है पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? क्वेश्चन नंबर 12 है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का कब ये अधिनियम लागू हुआ? 2004, 2005, 1994, 2006। आकाश चौधरी 2006, 2000 राजकुमारी मीणा 2005, आयुषी डी। इसका सही आंसर है आपको ये बी। वर्ष 2005 में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। ये
इस घरेलू हिंसा क्या है? घरेलू हिंसा की परिभाषा धारा 3 में दी गई है। इसको ध्यान रखना, घरेलू हिंसा की परिभाषा जो दी गई है वो धारा 3 में दी गई है। धारा 3 में क्या है? किसी भी पीड़ित जो है महिला, उसको जिस घर में वो रह रही है या पहले रह रही थी, उसमें उसको कोई व्यक्ति, पुरुष व्यक्ति, चाहे वो उसका भाई हो, चाहे पिताजी हो, चाहे चचेरा भाई हो, चाहे ससुराल में पति हो, तो उसको तंग करता है तो वो घरेलू हिंसा कहलाएगी धारा 3 के अंतर्गत। इसकी जो परिभाषा है वो है धारा 3 में। धारा 3 में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ये लागू हुआ था 2005 में। 1994 में तभी आपने पढ़ा था, क्या लागू हुआ था? पीसीपीएनडीटी। और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में। तो ये तो हुआ पीसीपीएनडीटी, पीसीपीएनडीटी यानी सेक्स डिटरमिनेशन पर रोकथाम वाला कानून। 2006 में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, तो ये, और 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के तहत होती है? एक तो पढ़ा था दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति होती है 8B में। 8B में। अब इसमें बताइए धारा 5, 6, 7 और 8। बताइए भाई, क्या लिख रहे हो आप लोग? हाँ, सब करा देंगे आपको फिजिकल वगैरह। पहले आप तैयारी करके इसको हल कीजिए ताकि मैं पता लगाऊंगा आपकी क्या स्थिति है। बहुत से मतलब कैंडिडेट्स का जवाब अच्छा आ रहा है। ममता 7, सविता चौधरी 8, आयुषी कुमार DD, मनोज सेन A DD। सर लागू 26 अक्टूबर 2006 को हुआ। हाँ ठीक है, ये बना था 2005 में, वही पूछे जाएंगे। ये इसकी जो धारा 8 है, इसके तहत प्रोटेक्शन ऑफिसर की नियुक्ति की जाती है। प्रोटेक्शन ऑफिसर किसके लिए? घरेलू हिंसा से रोकथाम करने के लिए प्रोटेक्शन ऑफिसर की नियुक्ति की जाती है धारा 8 के तहत। जिसका आंसर D है, उसका आंसर बिल्कुल जिसने दिया वो सही है। और 8B के तहत क्या होता है? ये दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 8B दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति होती है, जो अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। तो इसमें है, यदि कोई व्यक्ति घरेलू हिंसा करता है और उस व्यक्ति को कोर्ट ने पाबंद किया है कि घरेलू हिंसा आपको नहीं करनी है, उसके बाद में भी वो यदि घरेलू हिंसा करता है तो उसको सजा किस धारा के तहत है? यदि किसी व्यक्ति को घरेलू हिंसा नहीं करने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा पाबंद किया गया है और उसके उपरांत भी वो घरेलू हिंसा डोमेस्टिक वायलेंस करता है, उसको किस धारा के तहत कितनी सजा है? बताइए भाई दका। इसमें मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, धारा 30, धारा 31, धारा 32, धारा 33। इन 4 में से बताइए किस धारा के तहत सजा है? धारा 31 में मनोज वर्मा, शाबाश, बहुत अच्छा। आयुष कुमाऊत 31 जिसका जवाब है वो बिल्कुल सही है। घरेलू हिंसा में यदि मजिस्ट्रेट ने उसको पाबंद किया है कि घरेलू हिंसा नहीं करनी है, उसके बाद में भी वो घरेलू हिंसा करता है तो उसको सजा है धारा 31 के तहत। और सजा कितनी है? 1 वर्ष, और साथ में जुर्माना भी है 20,000 रुपये तक का। जुर्माना है 20,000 रुपये तक का। तो अभी आपके समझ में आ गया होगा कि घरेलू हिंसा जो अधिनियम है वो लागू जो बना हुआ था वो 2005 में, अक्टूबर 2006 में ये लागू हुआ। धारा 3 के तहत डोमेस्टिक वायलेंस क्या है उसकी परिभाषा है, और धारा 8 के तहत प्रोटेक्शन ऑफिसर की नियुक्ति होती है, और उसके बाद में
यदि मजिस्ट्रेट के आदेश की उल्लंघन करता है तो धारा 31 के तहत उसको 1 वर्ष तक की सजा और 20,000 रुपये तक का जुर्माना। रविंद्र मिल, आपको इसमें प्रॉब्लम थी, क्लियर हो गया, बहुत धन्यवाद आपको, ये क्लियर। ओके, वेलकम भाई। आप लोगों को पढ़ाना और आपके डाउट क्लियर करना ही मेरा उद्देश्य है। मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग तैयारी अच्छी से करके इसी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ो, आप पुलिस बेड़े के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार बालक कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार बालक कितने प्रकार के होते हैं? शरीफ बालक, बदमाश बालक, वो नहीं पूछ रहा हूं मैं। गंदे बालक, अच्छे बालक। बालक मनोज सेन 3 प्रकार के, मनीष सोरेटिया 22 प्रकार के, या 2-2 कर रहा है भाई। इसमें बालक 2 प्रकार के होते हैं। जो जेजे एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, वो इसमें केयर एंड जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन, इसमें बालक 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार कौन कौन से हैं बताइए? देखें आप, 2 प्रकार कौन कौन से हैं? बालक 2 प्रकार के होते हैं, ये आंसर सही है। जिसका बी दिया है उसका आंसर सही है, बालक 2 प्रकार के होते हैं। अब इसमें से 2 कौन कौन से हैं? एक तो होते हैं जो अपराध करते हैं, यानी विधि का उल्लंघन करने वाले बालक। विधि का उल्लंघन करने वाले बालक 1 नंबर। 2 नंबर बालक होते हैं नीडी बालक, जरूरतमंद बालक। नीडी बालक, जिनको जो कोई भीख मांगता है या इस प्रकार की परिस्थितियां हो गई हो, अनाथ हो गया हो, या कोई अपराध में लिप्त होने की आवश्यकता, कहीं अपराध में लिप्त होने की ऐसी संभावना बन रही हो, तो वो होते हैं नीडी बालक। तो 2 टाइप्स के बालक हो गए, एक तो हो गए विधि का उल्लंघन करने वाले और एक हो गए नीडी बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि से संघर्षरत बालक किसके समक्ष पेश होते हैं? जैसे किसी व्यक्ति ने, जो बालक है, बालक का मतलब है इस अधिनियम के तहत जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, वो बालक कहलाता है। ये किसके समक्ष पेश होगा? अपराधी और नीडी, बिल्कुल मनोज वर्मा सही है। जिसकी एज 16 साल नहीं है, इसमें 18 साल है। जिसकी एज 18 वर्ष से कम है वो इसमें बालक कहलाता है। यदि कोई 18 वर्ष से कम उम्र का बालक अपराध करता है तो कहां वो पेश होगा? जेजे बोर्ड के सामने, बाल कल्याण समिति के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने, या कलेक्टर के सामने? बताइए भाई, आंसर बताइए आप। गणपत सिसोदिया 2, सीमा यादव ए, आयुष कुमावत बी, हितेश शाश्वत ए। अब ये देखिए, आप इसको अभी डाउट को क्लियर कर लेना ताकि परीक्षा तक आप नहीं भूलो। बालक जो अपराध करता है वो जेजे बोर्ड, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश होता है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश होता है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की संरचना क्या होती है? इसमें 1 मजिस्ट्रेट होता है और 2 सदस्य होते हैं। ये किस धारा के तहत होते हैं? ये इसकी धारा जो 4 है, इसके तहत इसकी संरचना का वो बनती है। धारा 4 के तहत जेजे बोर्ड होता है, जिसमें 1 मजिस्ट्रेट और 2 सदस्य होते हैं। सदस्य होते हैं वो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। सदस्य जो होते हैं वो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। अब ये जेजे बोर्ड आपको क्लियर हो गया। जेजे बोर्ड का जो है स्ट्रक्चर वो धारा 4 के तहत बनता है। इसमें 1 मजिस्ट्रेट होता है और 2 इसमें सदस्य होते हैं। जो 2 सदस्य होते हैं वो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं।
जिसमें एक महिला का होना आवश्यक है। ठीक है, ये है जेजे बोर्ड। यदि कोई व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम उम्र का है वो अपराध कर बैठता है तो उसको इस जेजे बोर्ड के समक्ष पेश किया जाता है। क्या जेजे बोर्ड ऐसे व्यक्तियों को जेल भेज सकता है? बताइए भाई, जेजे बोर्ड ऐसे व्यक्तियों को जेल भेज सकता है क्या? गिव मी आंसर बाय कमेंट्स। दृष्टि पंड्या नहीं भेज सकता। तो इनको कहां भेजेगा? जेल नहीं भेजेगा तो कहां भेजेगा इनको? अलका मीणा, गायत्री सोनी, बिल्कुल शाबाश। राजकुमार मीणा, कहां भेजेगा इनको? बाल सुधार गृह या संप्रेषण गृह में भेजेगा। बिल्कुल सही, बाल सुधार गृह या संप्रेषण गृह में भेजेगा इनको। अब इसमें जो दूसरा ऑप्शन है वो है बाल कल्याण समिति। बाल कल्याण समिति, इसके सामने नीडी बालक, जो जरूरतमंद बालक है, वो पेश होते हैं। नीडी बालक कहां पेश होंगे? बाल कल्याण समिति, जिसको CWC भी बोलते हैं, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ये धारा 7 के तहत बनती है। धारा 27 के तहत। मैं इधर लिख रहा हूं CWC। इसका स्ट्रक्चर का जो निर्माण होता है वो होता है धारा 27 के तहत। अब इसमें कितने मेंबर होते हैं, कितने अध्यक्ष? एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य। ये सारे के सारे सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, ये सारे के सारे सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। ये जब कोई बालक जिसको कोई नीड है, जरूरत है, आवश्यकता है, ऐसे बालकों को CWC यानी बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाता है। बाल कल्याण समिति इनकी सुनवाई करके इनके लिए उचित वातावरण में व्यवस्था करती है, इनके सर्वांगीण विकास के लिए। तो क्लियर हुआ आप लोगों के? धारा 4 जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और धारा 27 CWC क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई? कमेंट से बताओ आप एक बार प्लीज, फटाफट बताएं। रेखा पंड्या, बहुत अच्छी जानकारी, थैंक यू। अलकेश मीणा, समझ में आ गया। दृष्टि पंड्या, समझ में आ गया। गायत्री सोनी, समझ में आ गया। मतलब आपके क्लियर हो गया ये चीज कि ये नीडी बालक और अपराध करने वाले बालक कौन कहां पेश हो रहा है। और यदि आपको अच्छा लगे तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, थाने पर बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर, जो कि इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनता है? 107 जेजे बोर्ड एक्ट है, ये बोर्ड नहीं है, ये एक्ट है, जिसका 107 जेजे एक्ट के तहत नियुक्त होते हैं। ये किस रैंक का अधिकारी, न्यूनतम क्या रैंक होती है? न्यूनतम क्या रैंक होती है? बताइए भाई, आप उत्तर दीजिए इसका, फटाफट उत्तर दीजिए ताकि आप अब आगे बढ़ें। मनोज सेन पढ़ाते तो जयपुर होंगे। अब आपको, अब कहीं भी पढ़ा हूं मैं, पर आप तक मैं पहुंच बना पा रहा हूं। अभी मैं ब्यावर से आपको पढ़ा रहा हूं। अलका मीणा ASI, हितेश सारस्वत, डी, मनोज सेन डी। मनोज देख, तुम पूछ तो रहे हो कहाँ पढ़ा रहे हो, परंतु उत्तर गलत दे रहे हो, तुम जवाब गलत दे रहे हो। इसमें ध्यान दीजिए, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी होता है, वो होता है सहायक उप निरीक्षक रैंक का, यानी ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रैंक का। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एक सिंगल स्टार। आप इस परीक्षा को पास करने के बाद सीधे 2 स्टार लोगे। तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होता है, वो थाना लेवल पे होता है। और जिला लेवल पे कौन सा अधिकारी होता है? जिला लेवल पे किस रैंक का अधिकारी होगा?
जिसको SPJU बोलते हैं, स्पेशल पुलिस जुवेनाइल यूनिट, विशेष पुलिस किशोर इकाई जो बोलते हैं, वो किस रैंक का होता है जिला लेवल पे? जो स्पेशल ये होता है जिला लेवल पे, वो होता है DYSP रैंक का। इस क्या होता है? DYSP रैंक का। SJPU स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, विशेष स्पेशल जुवेनाइल विशेष किशोर पुलिस इकाई, ये DYSP रैंक का अधिकारी होता है। ये इसकी नियुक्ति भी इस एक्ट के तहत यानी JJ एक्ट के तहत धारा 107 के तहत होती है। अब ये 3-4 धाराएं JJ एक्ट की उभर के सामने आई है। धारा 4 JJ बोर्ड, जिसमें 1+2 होता है, 1 मजिस्ट्रेट और 2 सदस्य होते हैं। इसके अलावा अपराध करने वाले बालकों को JJ बोर्ड के समक्ष पेश करते हैं। धारा 27 चाइल्ड वेलफेयर पुलिस जो ये कमेटी होती है CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, वो धारा 27 के तहत इसका स्ट्रक्चर 1+4 होता है। निडी बालकों को इनके समक्ष पेश किया जाता है। धारा 107 JJ एक्ट, इसके तहत 2 प्रकार के अधिकारी नियुक्त होते हैं। 2 प्रकार के अधिकारी कौन कौन से? एक तो होते हैं थाना लेवल पे जो ASI रैंक का अधिकारी, और जिला लेवल पे DYSP रैंक का अधिकारी। जो जिला लेवल पे जो होता है उसको SJPU बोलते हैं, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, विशेष किशोर पुलिस इकाई। और थाना लेवल पे होता है उनको चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर बोलते हैं। ये हमेशा सादा वर्दी में ही बालक से बातचीत करेंगे जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है। नेक्स्ट, बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन, अभी चल रहे संसद सत्र अगस्त 2021 में JJ एक्ट, इसी एक्ट की बात कर रहा हूं मैं, JJ एक्ट 2015 में संशोधन हुआ है, पारित हुआ। वो किससे संबंधित है? अभी मानसून सत्र चल रहा है वर्तमान में संसद में, उसमें इस एक्ट में संशोधन हुआ है थोड़ा सा। वो किस मामले में हुआ? JJ बोर्ड से संबंधित है, CWC से, SJPU से, या दत्तक ग्रहण प्रक्रिया से? बताइए भाई आप। लेटेस्ट कमलेश चौधरी, सोनिया देवगढ़, शाबाश, हितेश सारस्वत, विवेक, बताइए भाई। इसमें दृष्टि पंड्या A, विवेक प्रताप राणा D, कुमार शिवा डांस फैक्ट्री D, इस क्वेश्चन में इसका आंसर है D यानी दत्तक ग्रहण प्रक्रिया से। अब ये जो JJ एक्ट में एडॉप्शन की प्रक्रिया जो है, दत्तक पुत्र कैसे लिया जाए, इसकी प्रक्रिया के लिए क्या किया था कि पहले मजिस्ट्रेट के यहाँ एप्लीकेशन लग के ये प्रक्रिया होती थी। अभी जो 2021 में JJ एक्ट में जो प्रोसीजर चेंज हुआ है, वो अब मजिस्ट्रेट की जगह कलेक्टर को डेपुट किया है। इसको किया है, मजिस्ट्रेट की जगह कलेक्टर को डेपुट किया है। अभी किसी को यदि गोद लेना है, बच्चा जो 18 वर्ष से कम बच्चे को गोद लेने वाली प्रक्रिया है, उसमें पहले प्रक्रिया करते थे वो न्यायिक मजिस्ट्रेट करता था। अब प्रक्रिया है इस एक्ट का, मतलब ये बिल एक्ट में परिवर्तन जिस दिन राष्ट्रपति दस्तखत कर देंगे उस दिन ये एक्ट बन जाएगा, संशोधन एक्ट। उस दिन के बाद इसमें प्रक्रिया जो है वो कलेक्टर पूरी करेगा। समझ में आया भाई? ये नया जो बिल्कुल लेटेस्ट। राम राम आपको सभी को, राम राम। लोग कर रहा हूं, इससे कुछ फायदा होगा। अब ये तो आप लोग कर रहे हो, खुद को ही पता होना चाहिए इससे कितना फायदा होगा। ये तो एक आम जीवन में आम व्यक्ति को भी फायदा होगा इससे, इसलिए लोग करने वालों को बहुत अच्छा फायदा होगा। PDF की आप चिंता नहीं करें, ये आप देखें, अभी समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा रोकथाम अधिनियम कब अस्तित्व में आया? 1986, 87, 88, 89। सती प्रथा रोकथाम अधिनियम कब अस्तित्व में आया?
अंजलि मीणा ए, बताइए भाई फटाफट बताइए। पी बी ए, मनीष मीणा ए 96, ये अस्तित्व में आया था 1987 में। आपने रूप कंवर दिवराला सतीकांड पढ़ा होगा, दिवराला में राजस्थान में एक रूप कंवर जो जिसकी शादी हुई थी और उसके पति बीमार होके एक्सपायर हो गए थे, उसके बाद में वो सती हो गई थी। तब से ये मामला हल्ला गुल्ला हुआ खूब सारा, और उसके बाद में ये सती प्रथा रोकथाम अधिनियम अस्तित्व में आया था। रूप कंवर सतीकांड आपने पढ़ा होगा, ये 1987 की बात है, उससे आप याद रखें 1980। कविता कुमारी सर, इसकी बुक मिल जाएगी क्या? ये जो पढ़ा रहा हूं इट इज सफिशिएंट फॉर यू फॉर दिस एग्जाम। ऑप्शन से साइड में हटो। महिपाल चौधरी, अरे भैया मैं पढ़ाते तुम्हारा वो देखना पड़ता मुझे, इसलिए कई बार ये समस्या आती है। बिल्कुल हट जाऊंगा जी सर, कंफ्यूज्ड हो गए। कंफ्यूज मत हो भाई, आप कंफ्यूज कतई नहीं होना है। ये 1987 में आया मामला। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 19, किसी स्त्री की लज्जा भंग आशयपूर्वक शब्दों ध्वनि द्वारा अंग वस्तु का प्रदर्शन करके करना अपराध किस धारा में कवर होता है? 354 का अपराध, 376 का, 509 आईपीसी, 354 डी आईपीसी। बताइए भाई, किसी स्त्री को लज्जा भंग करना किस प्रकार से करना? शब्दों से, ध्वनि द्वारा, अंग वस्तु का प्रदर्शन करके करना, ये किस धारा के तहत अपराध है? बताइए भाई। बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे उसमें। सन्नी राजपूत 354 डी ए, कंफ्यूजन भारी हो रहा, मुझे पता था तुम भारी कंफ्यूजन होंगे इसमें। दृष्टि पंड्या 354, अल्केश मीना डी। एक भी व्यक्ति ने सही आंसर नहीं दिया इसका। ये सी किसका आंसर आ रहा है? ये 509। अब सही पहुंचे हो आप, बिल्कुल। ये किसी स्त्री की लज्जा भंग आशयपूर्वक शब्दों से ध्वनि द्वारा अंग प्रदर्शन करके करना 509 आईपीसी में कवर होता है। 509 आईपीसी में ये कवर होता है, और इसकी सजा है 3 वर्ष तक। 3 वर्ष तक इसकी सजा है। अब मैं आपको बताता हूं 354 में और इसमें क्या फर्क है। 354 है किसी स्त्री की लज्जा भंग करना, बिल्कुल यहां तक सही है आपकी। कैसे करना? आपराधिक बल या हमला करके। यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री की लज्जा भंग करता है, कैसे करता है? आपराधिक बल यानी फोर्सफुली या उस पर हमला करके करता है, तो वो कवर होगा 354 आईपीसी में। इसमें सजा 1 वर्ष मिनिमम और 5 साल तक की सजा है। भाई 354 आईपीसी और 509 आईपीसी आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसका आप गलत नहीं करोगे ट्यूशन परीक्षा में। बताइए मुझे, आप चैट के माध्यम से बताइए। निराश मत होइए आप, ये कईयों को जो लॉ किए हुए हैं उनको भी कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए आप लोग चिंता ना करें। हो गया सन्नी राजपूत, बिल्कुल शाबाश। यस, कंफ्यूजन दूर हो गया, शाबाश। तो 354 आईपीसी तो है किसी स्त्री की लज्जा भंग करना आपराधिक बल या हमला द्वारा। इसकी सजा है 1 वर्ष से लेकर 5 साल तक, 5 वर्ष तक की सजा है इसमें। और 509 में 3 वर्ष तक की सजा है। और उसकी लज्जा भंग कैसे करना? शब्दों से, ध्वनि द्वारा, बोल करके, अंग प्रदर्शन करके। यदि उसके नजदीक नहीं जाता, आपराधिक बल का यूज नहीं करता, हमला नहीं करता, वो तो है 509। और यदि आपराधिक बल या हमला कर देता तो वो है 354। दोबारा कमलेश समझ में आ गया? दोबारा बता दिया। आप लोग क्लास तो शेयर करते नहीं हो, सिर्फ क्लास शेयर कीजिए अब अगेन। अब 376 आईपीसी, ये रेप के संबंध की धारा है। सजा रेप की जो है, बलात्कार की, वो सजा है 376 आईपीसी में। और 354 डी
354D किसी स्त्री या महिला का पीछा करना, वो है 354D में सजा। ये फर्क है आपके इसमें, समझ में आ गया अब? अरे विमल कुमार जगत सर, आप वर्दी में पढ़ाया करो। क्यों भाई, आप क्या दिक्कत है, यहाँ ड्यूटी करनी थोड़ी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, 20 नंबर क्वेश्चन। 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ बलात्कार यौनाचार होने पर कौन सी धारा लगेगी? 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ यदि रेप होता है तो उसमें कौन सी धारा लगेगी? अब मैं बिल्कुल हट गया हूं भाई, आप जवाब दीजिए मुझे। हितेश सारस्वत बी, दृष्टि पंड्या बी, किरण सोनिया 376 ए बी, रेखा पंचाल, नरेश कुमार आचार्य, एमएस चौधरी ए, गीता मीणा बी। देखिए, 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ बलात्कार होता है तो उसकी धारा होगी 376 ए बी, 376 ए बी IPC इंडियन पेनल कोड। और यदि किसी महिला के साथ बलात्कार हुआ और उसके दौरान उसकी शारीरिक क्षति पहुंचती है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसमें सजा होगी 376 ए में। और 376 ए भी है 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ रेप। अब ये आप ध्यान दीजिए, इन दोनों में ही मृत्यु दंड तक की सजा मिल सकती है, मृत्यु दंड तक की सजा मिल सकती है, कम से कम 20 साल आजीवन कारावास या मृत्यु दंड की सजा। तो 376 ए भी है 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ बलात्कार करने पर सजा। 376 डी है, बताइए 376 डी है क्या? यदि डी से आप जहां भी इसमें 376 के साथ डी आता है वहां आप समझ लीजिए ये गैंग रेप का मामला है, ये गैंग रेप का मामला है। यदि डी के साथ ए है तो वो है 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ गैंग रेप, वो है गैंग रेप, उसकी सजा है 376 डी ए में। और 376 में साधारण जो बलात्कार है उसकी सजा है। तो अब ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ यौनाचार पर कौन सी धारा लगेगी? 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ धारा कौन सी लगेगी? अब यहां देखता हूं मैं आप कितना आंसर सही देते हो। ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, आपको कितना सही दे पाते हो और कितना कंफ्यूज होते हो देखता हूं मैं। ए सी सी डी, दृष्टि पंड्या डी, 376 ए, अलका मीणा डी ए, देवेंद्र कसाना, हितेश सारस्वत। भाई इसमें जिसका भी आंसर डी है 376 IPC इज द राइट आंसर। आपको मैंने बताया था 2019 में इस धारा में संशोधन किया गया था, 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ यौनाचार करने पर जो सजा मिलेगी वो मिलेगी 376 का पार्ट 3 में, 376 के पार्ट 3 में इसकी सजा होगी। 376 मैंने बताया था, इसलिए 376 इज द राइट आंसर। 376 में क्या क्या है? 376 में है यदि किसी महिला के साथ बलात्कार, सेकंड है यदि कोई भी अधिकारी लोक सेवक द्वारा बलात्कार, वो भी 376 में। और 376 का पार्ट 3 है, ये जोड़ा 16 वर्ष से कम उम्र की बालिका के साथ बलात्कार यौनाचार। अब 376 ए में क्या है? ए में मैंने अभी बताया था, किसी महिला के साथ बलात्कार के बाद में उसको शारीरिक क्षति और या उसकी मृत्यु तक हो जाती है, उसकी सजा 376 ए में है। 376 ए बी क्या है? अभी पढ़ा था कि 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ यौनाचार, और 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ 376 में कवर करेगा। और 376 डी है, डी ए मैंने बताया था जहां भी डी आ जाता है वो गैंग रेप से संबंधित मैटर हो जाता है। तो ये 16 वर्ष से
कम उम्र की लड़की के साथ गैंग रेप। गैंग रेप क्लियर हुआ अब आपके? 376 में है एक साधारण बलात्कार। इसके अलावा 376 का पार्ट सेकंड है, ये भी नहीं बोल रहा हूं, पार्ट सेकंड है 376 का, उसमें है लोक सेवक इत्यादि द्वारा बलात्कार पे सजा। और इसका पार्ट थर्ड है वो जो 2019 में जोड़ा गया, वो है 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ बलात्कार, जिसमें सजा है 20 वर्ष से लेकर के आजीवन कारावास तक। 376 ए है, अभी बताया था कि शारीरिक क्षति पहुंचाना या उसकी मृत्यु कारित कर देना बलात्कार के बाद, वो 376 ए में है। ठीक है। 376 बी सेपरेशन के दौरान पति द्वारा पत्नी के साथ संभोग या बलात्कार, वो है 376 बी में। प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा बलात्कार, वो 376 सी में। महिला के साथ गैंग रेप, वो है 376 डी। 376 डी धौलपुर से भाई प्रणाम हरेश कुमार, 2018 में जोड़ा, ये 2018 में पास हुआ था, 19 में जोड़ा था। कोमल गुजर शाबाश, विमल जगत बहुत अच्छे पढ़ाते हो, बहुत बढ़िया भाई, धन्यवाद, आपने अप्रिशिएट किया। डेली क्लास लेते हो? डेली तो मैं अब लेना स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट वीक से, अभी तक नहीं ले रहा हूं मैं, अभी टाइम मिलने के हिसाब से आपके पास उपलब्ध होता हूं। तो ये क्लियर हुआ आपके 376 डी गैंग रेप। और यदि कोई व्यक्ति एक बार बलात्कार के मामले में सजा याफ्ता है और उसने सेकंड बार बलात्कार किया, तो कौन सी धारा लगेगी? आप मुझे फटाफट कमेंट से बताइए देखें। यदि कोई व्यक्ति रिपीटेड रेप करता है, एक बार सजा याफ्ता है कोर्ट से, (376) हितेश शाबाश, रोज बेरवा। 376 यदि कोई व्यक्ति रिपीटेड रेप करता है तो 376 ए। और गैंग रेप होने पे, कोई महिला के साथ गैंग रेप होने पे किस धारा के तहत कवर होगा? अभी अभी बताया है मैंने आपको, महादेव का लाडला। 376 डी दीपिका पारिक, यस बिल्कुल। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 19, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके बोर्ड पे स्क्रीन पे। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज लेना देना धारा 3 के तहत अपराध है। इसमें कितने साल की सजा है? दहेज का लेना और देना दोनों ही अपराध है। दहेज की परिभाषा धारा 2 में है और दहेज लेना और देना अपराध है धारा 3 के तहत। इसमें सजा कितनी है बताइए भाई? सजा है 5 साल। कौन बता रहा 5 साल? रेखा पंचाल 3 साल बता रही है। महिपाल चौधरी सर चैप्टर वाइज पढ़ाओ भाई। मैं आपको क्वेश्चन हल करवा रहा हूं तो क्वेश्चन के हिसाब से करवाएंगे, और चैप्टर वाइज मैं पहले पढ़ा चुका हूं, इसमें वीडियो है, आप उनको देख सकते हैं आपको समझने के लिए। गायत्री सोनी 3 सी। इसमें जिसका भी आंसर जो है 5 वर्ष है, 5 वर्ष जिसका भी आंसर है, यानी सी आंसर, वो उसका आंसर सही है। धारा 3 के तहत 5 साल की सजा है। अब धारा अपराध मतलब दहेज की मांग करना, वो किस धारा में है? दहेज की मांग करना। इसमें तो दहेज ले देना यानी अपराध कर चुका है वो। दहेज लेना या देना धारा 3 में, इसमें है 5 साल की सजा, 5 वर्ष। अब केवल दहेज मांगना, लेना नहीं, मांगना केवल, डिमांड ऑफ डोवेरी, वो उसमें कौन सी धारा 4 में कितनी सजा है? इसमें है धारा 4 में दहेज मांग, इसमें धारा 4 में सजा 2 वर्ष तक, 2 वर्ष तक की सजा है धारा 4 के तहत। धारा 4 के तहत 2 वर्ष तक की सजा है। नेक्स्ट, दहेज प्रतिषेध अधिनियम। अब एक तो इसका सन ध्यान रख लीजिए आप
ये 1961 का है दहेज प्रतिषेध अधिनियम। ये जब एक्ट आया था तो संयुक्त सत्र बुला करके ये पास हुआ था। संयुक्त सत्र बुलाया था लोकसभा और राज्यसभा का, संयुक्त सत्र बुलाया था। संयुक्त सत्र राष्ट्रपति बुलाता है और जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। और उसके बाद में दहेज प्रतिषेध अधिनियम ये बिल पारित हुआ था संयुक्त सत्र में, जो अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। क्लियर? जवाब दीजिए भाई इसका। धारा 8B, मैंने अभी कुछ देर पहले ही ये बताया था कि 8B के तहत ये दहेज प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त होता है। धारा 8 के तहत दहेज प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त होता है। और 8A क्या है? ए है सबूत का भार। सबूत का भार भी उसी पर होता है। और इसके लिए जो नियुक्त करता है वो करता है राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट दहेज प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त करती है। जॉइंट सेशन आर्टिकल 8 वीर कावड़ शाबाश। किसी शादीशुदा औरत को उसका पति या उसका, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी शादीशुदा औरत को उसका पति या उसका रिश्तेदार उसके साथ क्रूरल्टी करता है तो कौन सी धारा लगेगी? कौन सी धारा लगेगी भाई? आप लोग, काफी लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। अब मैंने इसीलिए ऐसी धाराएं जोड़ी जिसमें तुम कंफ्यूजन हो जाओ भाई। ये अब ये 304B लगेगी, 498A लगेगी, 306 आईपीसी लगेगी, 309 आईपीसी लगेगी। इसका सही आंसर है 498A आईपीसी। यानी किसी शादीशुदा औरत को उसका पति, उसका नातेदार, रिश्तेदार उसके साथ क्रूरल्टी करता है, उसके साथ फिजिकली या मेंटली टॉर्चर करता है, उसके साथ दहेज को लेकर के प्रताड़ित करता है, वो 498A आईपीसी के तहत उसको दंडनीय है। और इसकी सजा कितनी है? इसकी सजा है 3 साल। की सजा है 3 साल तक। चार सौ 98A में सजा है 3 साल तक। अब ये बताइए 304B क्या है? ये जो धारा है 304B आईपीसी वो क्या है? 304B आईपीसी दहेज मृत्यु इत्ते सारस्वत, वेरी गुड। 304B है किसी शादीशुदा औरत यदि शादी के 7 साल के भीतर उसकी असामान्य परिस्थितियों में, यानी प्राकृतिक जो नेचुरल डेथ के अलावा डेथ हो जाती है, वो फांसी खा लेती है या उसकी किसी प्रकार से हत्या कर दी जाती है, यानी असामान्य परिस्थितियों में उसकी मौत हो जाती है, तो वो डोवेरी डेथ या जिसको दहेज हत्या बोलते हैं, दहेज हत्या बोलते हैं। इसकी परिभाषा है 304B में और इसी में इसकी दहेज हत्या ये है 304B में। अब इसमें सजा कितनी है? 498A में सजा 3 साल है, 304B की जो सजा है वो कितनी है बताइए आप कमेंट्स के माध्यम से। दहेज हत्या, डोवेरी डेथ, इसकी सजा कितनी है? 7 साल की सजा कितनी है? 7 वर्ष से लेकर के आजीवन कारावास तक, 7 वर्ष से लेकर के LI आजीवन कारावास, ये है 304B की सजा, दहेज हत्या। अब दहेज हत्या की परिभाषा पूछ ली जाए कि दहेज हत्या की परिभाषा किस में? 304B में। इसकी सजा 304B में कितनी? 7 साल से लेकर के आजीवन कारावास तक। 498A आईपीसी में सजा 3 साल। 306 आईपीसी, 306 आईपीसी है किसी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करना, उसकी सजा है 306 आईपीसी में। इसी प्रकार से 309 आईपीसी है
आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करना, आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करना 306 आईपीसी। 309 आईपीसी, 309 आईपीसी, कोई व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयास करता है तो वो कवर इसमें होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध अधिनियम 2013 के तहत कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पर महिला कितने दिन में शिकायत कर सकती है? 60 दिन, 75 दिन, 80 दिन, 90 दिन। महिला के साथ उसके कार्यस्थल पर जहां वो काम करती, एक बार भाई आप इसको शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोगों तक लाभ पहुंचे। और इसके बाद में एक क्वेश्चन के बाद में पॉलिटी का जो आपको देखना आप महत्वपूर्ण कैसा रहेगा आपके लिए टॉपिक, मैं आपको संविधान सभा से लेकर के और मौलिक कर्तव्य तक ले जाऊंगा। प्लीज शेयर दिस सेशन। अलका मीणा 90, हितेश ए, दीपिका पारिक 90, इंदू 60 दिन, हितेश सारस्वत ए, गोविंद राम मीणा 90 दिन। जिसका आंसर ए है, यानी 90 दिन इज द करेक्ट आंसर। 90 डेज, 90 दिन के अंदर कोई भी महिला जो कार्यस्थल पर उसके साथ में यौन उत्पीड़न होता। अब ये अधिनियम आया कब? ये 2013 में आया, ध्यान रखना। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण अधिनियम आया 2013 में, ठीक है। और इसमें कोई भी महिला 90 दिन के अंदर अपनी शिकायत कर सकती है। 90 दिन के अंदर किसको शिकायत करेगी? 2 प्रकार की समितियां होती है, आंतरिक परिवाद समिति और स्थानीय परिवाद समिति। आंतरिक परिवाद समिति और स्थानीय परिवाद समिति, स्थानीय परिवाद समिति। अब जहां 10 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं वहां तो आंतरिक परिवाद समिति काम करेगी, और जहां 10 से कम है वहां ये स्थानीय समिति होगी। 10 से कम कर्मचारी वो होगी स्थानीय परिवाद समिति, और 10 से ज्यादा वो होगी आंतरिक परिवाद समिति। अब शिकायत कहां होगी? इन समितियों में वो कर सकते हैं। इन समितियों को पावर कौन से कोर्ट के होते हैं? इन समितियों को सिविल कोर्ट के पावर होते हैं, सिविल कोर्ट के पावर होते हैं इन समितियों को। केस विश्नोई सर, दहेज धारा 2 में मेहर को शामिल क्यों नहीं किया? भाई इसका जवाब तो जो एक्ट जिन्होंने बनाया है वो लोग दे सकते हैं, बाकी मैं ये बता सकता हूं कि दहेज में मेहर शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम 2013 जो अभी चर्चा कर रहे हैं, किस धारा के तहत डीएम, एडीएम, एसडीएम को नियुक्त करते हैं जिला अधिकारी के रूप में? जिला अधिकारी के रूप में डीएम, एसडीएम और या एडीएम को नियुक्त करते हैं, किस धारा के तहत करते हैं? कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामले में। धारा जितेंद्र सिंह बिरोलिया 7, दृष्टि पंड्या 5, मनीषा 6, 5, अलका मीणा डी। इसमें जिसका आंसर है धारा 5 वो राइट है। धारा 5 के तहत इसमें आपको नियुक्त करते हैं जिला अधिकारी, क्या करने के लिए? कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने के लिए। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने के लिए धारा 5 के तहत नियुक्त करते हैं। समझ गए? नेक्स्ट,
बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 के तहत किशोर कुमार को साधारण काम करने की अधिकतम अवधि क्या है? 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे। अपन ने बालक और किशोर दो शब्द पढ़े थे। बालक जो 14 वर्ष से कम होता है और किशोर जो 14 वर्ष से 18 वर्ष के बीच का होता है उसको किशोर बोलते हैं। उससे ज़्यादा कोई साधारण काम कितने घंटे कराया जा सकता है? छः घंटे। 6 घंटे जिसका आंसर है वो बिल्कुल आंसर राइट है। करीब करीब आपका सबका अच्छा आंसर आ रहा है। 6 घंटे यानी उससे अधिकतम 6 घंटे तक काम करा सकते हैं। 6 घंटे, उसमें भी 3 घंटे के, हर 3 घंटे के अंतराल में 1 घंटे का रेस्ट होना चाहिए। 3 घंटे के बाद 1 घंटे का रेस्ट और फिर 3 घंटे करा सकते हैं। और शाम को 8 बजे से लेकर के ये और सुबह तक नहीं, उसको काम पर नहीं लगाया जा सकता है। यानी उसको काम पर शाम को 7 बजे से लेकर के सुबह 8 बजे तक उसको काम नहीं ले सकते। और 6 घंटे के, हर 3 घंटे के अंतराल में उनको रेस्ट देना पड़ेगा। नेक्स्ट, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम 13 के तहत आंतरिक और स्थानीय परिवाद जांच समिति गठित होती है। अभी मैंने बताया था ये 2 समितियां होती है। 10 से ज़्यादा जहाँ मेंबर होते हैं वो आंतरिक, और 10 से कम जहाँ होते हैं वहाँ स्थानीय परिवाद समिति। अब इसमें से इस समिति को किसके बराबर पावर होते हैं? जिला और सत्र न्यायालय, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट और मुंशी मजिस्ट्रेट। अभी अभी मैंने चर्चा करी थी, इसमें जो पावर होता है वो होता है सिविल कोर्ट के बराबर। सिविल कोर्ट का पावर के बराबर इसको, इन दोनों समितियों को पावर होता है। नेक्स्ट, स्त्री को डरा धमकाकर उसके साथ बलात्कार करना जिससे स्त्री की मृत्यु हो जाए या गंभीर क्षति हो जाए, ऐसे कृत्य के लिए दंड कौन सी धारा में है? अभी मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। यदि किसी स्त्री को बलात्कार, डरा धमकाकर करना और उस स्त्री की मृत्यु हो जाना या गंभीर क्षति हो जाना, वो किस धारा के तहत है अपराध? तो तुम गलत उत्तर दोगे तो फिर मैं चयन नहीं कर पाऊंगा। तुम इतना समझाने के बाद में भी गलत उत्तर दे रहे हो कुछ लड़के। इतने 720 हाँ, तलाक कर सकते हो मीना जी, बिल्कुल तलाक ले सकते हो। घर वाले जबरदस्ती शादी कराए और आप नाबालिग को तो करो ही मत ना। फरारुद्दीन समझे डी। तो इसका सही आंसर है 376 AIPC, यानी 376 AIPC। इसमें मृत्युदंड तक की सजा है। अब आप बताइए 376 के ऐसे कौन कौन से पार्ट, ये धाराएं हैं जिसमें मृत्युदंड तक की सजा है? 376 के ये 376 का 4 धाराएं हैं जिसमें मृत्युदंड तक की सजा है। तो आप लिख के बताइए भाई कौन कौन से हैं। एक तो है 376A, उसके बाद में 376AB, फिर है 376E और फिर है 376DB। ई तो है रिपीटेड रेप, एक बार सजा याफ्ता व्यक्ति दोबारा अपराध करता है रेप का। 376DB है 12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ गैंग रेप। 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ गैंग रेप। अब ये 4 धाराएं हैं 376A, 376AB, 376E और 376DB। इन 4 में मृत्युदंड तक की सजा है। 4 में मृत्युदंड तक की सजा है। नंबर अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 1997 में उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न
रोकने हेतु कौन सी कमेटी गठित करने के निर्देश दिए थे? 1997 में उच्चतम न्यायालय में कौन सी कमेटी गठित करने के निर्देश दिए थे? फटाफट भाई बताइए आप। कि यस, विशाखा कमेटी। विशाखा कमेटी निर्देश दिए थे 1997 में। सुप्रीम कोर्ट ने भंवरी देवी बलात्कार कांड हुआ था राजस्थान में, उस बलात्कार कांड को लेकर के एक विशाखा नाम का जो एनजीओ था, महिलाओं का जो एनजीओ था, उसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार से ये घटनाएं होती रहती है, इसलिए दिशा निर्देश मिलना जरूरी है ऐसे कार्यस्थल पे इस प्रकार के अपराध को रोकने के लिए। तब सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में ये आदेश दिए थे। और ये जब तक ये कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न वाला एक्ट नहीं आया था 2013 तक, तब तक विशाखा कमेटी गठित होकर के ही कार्य कर रही थी। तो इसका सही आंसर है विशाखा कमेटी। सही आंसर है विशाखा कमेटी। अच्छा, आप मेरे को लग रहा थोड़े थोड़े थक गए हो, तो आपको मैं थोड़ा सा आपको बदलते हुए ले जाऊंगा। आपने ये मांडू नाम सुना है क्या? एक बार इस सेशन को शेयर कर दीजिए। एक आपको मैं रोमांचक कहानी, जो प्रेम की अधूरी कहानी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आप इस सेशन को शेयर कर दीजिए। मांडू नाम सुना होगा आपने, मांडू। शेयर कर दिया? मांडू एमपी में है। पीएस विश्नोई, शाबाश, बिल्कुल सही कह रहे हो। मांडू नाम है। एक में रानी रूपवती और जो राजकुमार था सुल्तान बाहज बहादुर, उसकी मैं आपकी रानी रूपवती की अधूरी प्रेम कहानी बता रहा हूँ शॉर्ट में। आप एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। एक रानी रूपवती जो थी, मांडू जगह है एक एमपी में, धार जिले में। धार जिले में एक जगह है एमपी में, मालवा क्षेत्र में आता है ये। वहाँ का एक राजकुमार था बाज बहादुर। बाज बहादुर क्या संगीत का बहुत प्रेमी था, संगीत वगैरह में उसकी बहुत ज़्यादा रुचि थी। एक बार वो घोड़े पर घूमते घामते नर्मदा नदी के किनारे गया, तो नर्मदा नदी के किनारे से उसको बहुत सुरीली आवाज़ में गीत गाने की आवाज़ आई, संगीत की आवाज़ आई। तो वो ढूंढता ढांढता उस आवाज़ की तरफ गया, तो वहाँ देखा कि एक लड़की है, वो बहुत मधुर संगीत और उसके कंठ इतने सुंदर कि बहुत अच्छा गा रही थी। तो जो सुल्तान था बाज बहादुर, उसने उस लड़की को साथ अपने महल में ले जाने की इच्छा जाहिर करी कि भाई, और शादी करने की इच्छा जाहिर करी। तो वो वहाँ एक महाराज के पास में नदी किनारे, नर्मदा नदी के किनारे रहती थी। उसने कहा कि मैं डेली नर्मदा नदी के दर्शन करने के बाद ही खाना लेती हूँ और उसके बाद ही मैं दूसरे कार्य करती हूँ खाना खाने के बाद में। तो ये उसका नित्य प्रतिदिन का नियम था। तो उसने भी जो बाज बहादुर है, उसने भी ये कर ली थी। ये मैं बता रहा हूँ आपके अकबर के शासनकाल के समकालीन ये बाज बहादुर हुआ करता था। जब ये उसके फिर संगीत की और इसके साथ साथ रूपवती जितना नाम था, वैसा ही उससे भी कहीं ज़्यादा वो सुंदर थी और इसी प्रकार के संगीत में वो विशेष रुचि लेकर के वो बिल्कुल संगीत प्रेमी थी। तो अकबर के पास में ये न्यूज़ पहुंची कि वो बाज बहादुर की जो है रूपवती रानी बहुत सुंदर है। बाज बहादुर ने उसको, जो मांडू जगह है, वहाँ ऊंची पहाड़ी पर उसने महल बनाया था उसके लिए, ताकि वहाँ से जरोकू से वो नर्मदा नदी के दर्शन कर ले। और उससे पहले उस बाज बहादुर का महल था जिसमें 12 अलग अलग गेट थे। जब अकबर को ये सूचना मिली कि बहुत सुंदर वो रूपवती है, तो उसने एक लेटर लिखा बाज बहादुर को कि आपकी महारानी को हमारे महल में भेज दिया जाए। क्योंकि बाज बहादुर भी कम नहीं था, उसने उसका जवाब ऐसे दिया कि आप अपनी जो रानी है उसको हमारे यहाँ भेज दिया जाए। तब अकबर को काफ़ी गुस्सा आया और अकबर ने अपनी सेना भेजी सेनापति आदम खां के साथ, और उस पर अटैक कर दिया था मांडू वाले उस राजा पे, सुल्तान बाज बहादुर पे। तो चूंकि उसके पास सेना कम थी, तो वो उसको बंदी बना लिया गया था। और इन दोनों के बीच में अलौकिक प्रेम था, रानी रूपवती और बाज बहादुर के बीच में।
उसको जब बंदी बना लिया गया था, तो फिर इसका जो सेनापति आदम खां इस बहादुर की जो रानी थी रूपवती, पहाड़ों में उसको लेने के लिए आगे बढ़ा, और उसने रानी ने भी काफ़ी संघर्ष किया अपने सैनिकों, कुछ सैनिक उसके पास भी थे, संघर्ष किया, और संघर्ष करने के उपरांत जब उसको लगा कि अब अपना बचना मुश्किल है, तो उसने जो अपने अंगूठी पहनी हुई थी उसमें हीरा था, उस हीरे को निकाल करके उसने आत्महत्या कर ली थी। तो वो जो मांडू की वहाँ जगह है पहाड़ों पे, उसको सुसाइड पॉइंट कहा जाता है, और उस सुसाइड पॉइंट पर बहुत से लोग उस जगह को देखने के लिए जाते। अभी क्वेश्चन बाकी है भाई, अभी तो पूरा हुआ नहीं, अभी तो पॉलिटी भी बाकी है, इसलिए आप एक बार शेयर कर दे उसको सेशन को। उसके बाद में जब उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी, तो उस अकबर को पता चला कि उसने वहाँ पर आत्महत्या कर ली है, तो उसको क्योंकि अकबर भी संगीतज्ञ था, उसको भी काफ़ी दुख हुआ, क्यों उसका जो महल था वो 3500 फीट ऊंचाई पे था। तो उसके बाद में उस सुल्तान जो बहाज बहादुर को भी छोड़ दिया गया था, और इसका सारंगपुर में मकबरा बनाया था रानी रूपवती का। उस मकबरे पे आकर के उसने बहाज बहादुर ने भी फिर पीट पीट करके अपनी आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद सारंगपुर में इन दोनों के मकबरे बनाए गए थे, किसके? रानी रूपवती और इसके बाज बहादुर के। और उसको जो रूपमती है उसके मकबरे पे लिखाया गया शहीद ए वफा, और बाज बहादुर का जो मकबरा था उस पर लिखाया गया आशिक ए सादिक, ये लिखाया गया। तो ये कहते हैं कि जब प्रेम की जो अधूरी कहानी रह गई थी और उसने आत्महत्या कर ली थी, तो ये कहते हैं कि वहाँ बहुत से जो प्रेमी प्रेमिकाएं वहाँ उस जगह को देखने के लिए जाते हैं, सुसाइड पॉइंट को देखने के लिए भी जाते हैं। और आपको पता हो 1957 में एक इस पे फिल्म भी बनी थी रूपमती पे, जिसमें आपने वो गीत सुना होगा जिसमें 2 लाइनें मैं गुनगुनाता हुआ फिर आपको वापस अपने उस पे मुख्य धारा में ले जाऊंगा। उसमें आपने सुना होगा, पुराने यदि आप संगीतज्ञ हैं, पुराने गीतों को पसंद करते हैं तो देखना आप। आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सुना पड़ा संसार, मेरा सुना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। अब तो आजा शीतल पवन लगाए अगन, अब तो मुखड़ा दिखा जा, आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। कहते हैं कि वहाँ जब आज भी वो अपने राजकुमार को, सुल्तान बाज बहादुर को जहाँ सुसाइड हुआ वहाँ इस गीत के माध्यम से बुलाती रहती है। तो ये जो अधूरी प्रेम कहानी रह गई थी उनकी, और ये जो गीत है ये इस पिक्चर का है। आपको ठीक लगा या नहीं मुझे नहीं पता, पर अब अपन स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा आपको मतलब माइंड फ्रेश, 1 घंटे के बाद माइंड फ्रेश कराने के लिए ये चीज़ें आपको ऐड की है। हाँ, अभी आप देखिए, नाबालिग लड़की से अगला क्वेश्चन आप देखिए, और एक बार इसको शेयर कर दीजिए ताकि वापस लड़के इसमें जुड़ जाएं, जो भी स्टूडेंट है इसमें जुड़ जाएं। नाबालिग लड़की से वयस्क पुरुष शादी करने पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत कितनी सजा है? यदि कोई नाबालिग लड़की से वयस्क पुरुष शादी कर लेता है उसकी सजा क्या है? उसकी सजा क्या है बताइए भाई फटाफट। अच्छा लगा आपको, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप अपने मेन टॉपिक पे आ जाइए। 5 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष, 1 वर्ष, सजा कितनी है भाई? जिसका भी आंसर सी है 2 वर्ष उसका सही है। इसकी सजा है 2 वर्ष, धारा 9 के तहत, इस एक्ट की धारा 9 के तहत, धारा 9 के तहत सजा है
वो है 2 वर्ष की। यानी कोई नाबालिग लड़की से कोई वयस्क पुरुष शादी कर लेता है तो उसकी सजा है 2 वर्ष और धारा 9 के तहत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वप्रथम बूंदी रियासत ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। कौन से सन में किया था सती प्रथा को गैर कानूनी? बूंदी जो नरेश था राव विष्णु सिंह, उसने इसको गैर कानूनी घोषित किया था। कौन से सन में किया था? 1820, 21, 22, 23? फटाफट बताइए भाई, एक बार शेयर कर दीजिए आप। 1820, 21, 22, 23? ममता जांगीड़ बीबी, ये जी इसका राइट आंसर है 1822। 1822 जिसका भी है उसने 1822 में इसको प्रतिबंधित किया था। 1822 में ये कन्यावध को सबसे पहले किसने गैर कानूनी घोषित किया? कौन से शासक ने किया था रियासत काल में? कन्यावध 1833 में। 1833 में कोटा रियासत ने कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया था। कब किया था? 1833 में। नेक्स्ट, किसी नाबालिग द्वारा अपराध करने पर पूछताछ की जाती है। पुलिस वर्दी में, सादा वर्दी में, किसी भी वर्दी में, इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताइए भाई। दृष्टि पंड्या बी, आईपीएस खान, नाम तो अच्छे से रखते हो तुम लोग। मंजू नाइक बीबी, ये सादा वर्दी में, यानी किसी भी नाबालिग द्वारा अपराध करने पर उसको सादा वर्दी में पूछताछ की जाएगी। नेक्स्ट, राजस्थान बाल संरक्षण आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रियांक कानूनगो, संगीता बेनीवाल, रेखा शर्मा, गिरिजा व्यास। बताइए भाई। ममता जी सी, विक्रम सिंह बीबी, आईपीएस खान बीबी। राजस्थान बाल संरक्षण जो आयोग है उसके वर्तमान अध्यक्ष है संगीता बेनीवाल। जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग है उसके हैं अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो। राष्ट्रीय यानी नेशनल लेवल का जो है उसके हैं प्रियांक कानूनगो। और रेखा शर्मा अभी अभी उनको दूसरी बार राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष, इनको ये दूसरी बार अभी सेकंड टेन्योर में किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा। गिरिजा व्यास भी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुके हैं 2 बार और उदयपुर से सांसद भी रहे थे। गिरिजा व्यास राजस्थान से हैं जो 2 बार इसके राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रध्वज कौन से मूल अधिकार के तहत सामान्य व्यक्ति भी फहरा सकता है? राष्ट्रध्वज अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। राष्ट्रीय ध्वज आईपीएस खान 19, दीपिका पारिक 21, पवन पटेल बी। इसका सही आंसर है भाई जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 में। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो ये अभी स्वतंत्रता को अभिव्यक्त कर रहा है झंडा फहरा करके। तो कौन सा मूल अधिकार में है? अनुच्छेद 19 इज द राइट आंसर। आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 वो है सही आंसर। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत राष्ट्रध्वज को, आपको पता हो एक नवीन जिंदल मामला गया था सुप्रीम कोर्ट ने। नवीन जिंदल ने एक राजा, वो हरियाणा से 2 बार एमपी रहे हैं, उन्होंने अपनी फैक्ट्री पर, उद्योगपति थे,
अपनी फैक्ट्री पर इन्होंने झंडा फहरा दिया, मामला गया था सुप्रीम कोर्ट कि एक आम आदमी नहीं फहरा सकता झंडा। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि आम व्यक्ति भी राष्ट्रध्वज को फहरा सकता है, वो है अनुच्छेद 19 के तहत। तो ये मूल अधिकारों को हनन को लेकर नवीन जिंदल वाला मामला कोर्ट में गया था। नेक्स्ट, डाकन प्रथा को किस रियासत ने सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित किया? डाकन प्रथा, डाकन प्रथा को किस रियासत ने किया था गैर कानूनी? पता ही भाई? जोधपुर, जयपुर, कोटा, उदयपुर। डी शाबाश। उदयपुर ने डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। उदयपुर ने डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। नेक्स्ट, राजस्थान डायन प्रताड़ना अधिनियम निवारण अधिनियम कब लागू हुआ? राजस्थान डायन, किसी भी व्यक्ति को डायन कहना, डायन के नाम से इलाज करना, इसके लिए एक्ट लाया गया। ये एक्ट कब लागू हुआ था? 2014, 15, 16 या 17? 2000, ये 16, 20, 15। सही आंसर है ये 2015। ये राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2015 में लागू हुआ था। किसी भी व्यक्ति को डायन कहना, डायन कहकर इलाज करना इत्यादि तरह का ये अपराध है। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति द्वारा पुत्र पुत्री की शादी का विज्ञापन संपत्ति या धन का लालच देकर दहेज प्रतिषेध अधिनियम किस धारा में अपराध है? वे कितनी सजा है? कोई व्यक्ति उद्योगपति ये कहता है कि मेरी अंधी लड़की से कोई शादी करेगा तो मैं मेरी आधी प्रॉपर्टी मेरे जमाई को दे दूंगा, मेरे उसको बेटी के होने वाले पति को दे दूंगा। तो ये किस प्रकार का वो अपराध कर रहा है? किस धारा के तहत अपराध कर रहा है वो, और उसमें सजा कितनी है? भावना पटेल डी, दीपिका बी, 4(1) के तहत शाबाश। विक्रम सिंह, जिसका बी आंसर है धारा 4(1) के तहत, और सजा है 5 साल। सजा है 5 साल। कोई व्यक्ति अपनी पुत्री की शादी के लिए या कोई अपने गूंगे बेरे पुत्र की शादी के लिए विज्ञापन देता है कि मैं अपने धन का लालच दे दूंगा, संपत्ति का लालच देके करता है, तो वो अपराध करता है। धारा 4(a) दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, और इसमें पनिशमेंट है 5 साल तक। नेक्स्ट, एनसीआरबी के क्राइम रिपोर्ट 2019 के अनुसार महिलाओं से संबंधित सर्वाधिक अपराधों के मामले में यूपी के बाद किस राज्य का नंबर आता है? जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसके तहत यूपी में सबसे ज्यादा अपराध है महिलाओं से संबंधित। अब सेकंड नंबर पे कौन सा आता है? दिल्ली, राजस्थान, डी दिल्ली, दीपिका पारिक सी। इसमें राजस्थान आता है भाई। महिलाओं से संबंधित जो मामले हैं उसमें राजस्थान सेकंड नंबर पे है। राजस्थान सेकंड नंबर पे है, तो राइट आंसर राजस्थान है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार राजस्थान में यूपी के बाद सबसे ज्यादा पुनीत जोशी राजस्थान शाबाश अपराध होते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2019 के अनुसार अपराध में ज्यादा लिप्त बच्चे किस उम्र के हैं? 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18, 10 से 12। बताइए भाई, किस उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा अपराध करते हैं? भाई ये तो थोड़ा सा समझदार आदमी है, वो भी कर देगा इसको। संगीता चौधरी बीबी, रोहित सीसी, ममता 14 से 16, सुगना। सर ये तो सब ही नहीं, सब्जेक्ट ही नहीं है एसआई में। आप भाई आपको बता दिया सब्जेक्ट है, आप
आप लोग सिलेबस देखिए तसल्ली से। दृष्टि पंड्या सी 16 से 18 साल के जो बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा इस अपराध में लिप्त पाए गए हैं, एनसीबीआर आरबी रिकॉर्ड 2019 के अनुसार। महिला दुष्कर्म या एसिड फेंकने के मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं करने पर पुलिस अधिकारी को कितनी सजा हो सकती है? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी महिला के साथ दुष्कर्म होता है, उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करता, या उस पर एसिड फेंकने का मामला होता है, उसकी एफआईआर नहीं दर्ज करता है, तो वो कितने साल की सजा है? रोहित 2 साल की, चौधरी जी 1 साल की, रोहित बी, राजेश वर्मा ए। ये है पहली चीज। तो ये आंसर जिसने 2 वर्ष दिया है वो सही आंसर है। जिसने 2 वर्ष दिया है, ममता जी 3 साल नहीं है, नरेश शर्मा 2 साल बिल्कुल सही है, सोलंकी पिंटा 2 साल बिल्कुल। ये किस धारा के तहत है? 166 ए आईपीसी इंडियन पेनल कोड, इसके तहत इसे 2 साल की सजा है पुलिस अधिकारी को यदि वो एफआईआर दर्ज नहीं करता है तो। अब ये नेक्स्ट, महिला दुष्कर्म एसिड फेंकने के मामले में सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैंने डिफरेंस करके। सरकारी या कोई निजी अस्पताल के चिकित्सक द्वारा इलाज नहीं करने पर सजा हो सकती है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। यदि कोई महिला जिसके साथ दुष्कर्म हुआ है या उसका एसिड फेंकने का मामला हुआ है और वो उसमें कोई सरकारी हॉस्पिटल या उसमें जाते हैं और उसकी इलाज नहीं करते हैं, निजी हॉस्पिटल या सरकारी, तो उसमें कितनी सजा है? संगीता चौधरी 2 साल, संगीता चौधरी, वीरेंद्र सिंह 4 साल। नहीं भाई, अब इसमें देखिए मैंने वो बताया था यदि एफआईआर दर्ज नहीं करने पे तो है 2 साल, इसमें है 1 साल, और धारा है 166 बी आईपीसी। यानी डॉक्टर के खिलाफ 1 साल की सजा होगी। आप ध्यान रखें, पुलिस अधिकारी के खिलाफ धारा लगेगी 166 ए, 166 ए, उसमें सजा 2 साल की है। डॉक्टर को थोड़ी सी रियायत दी है, उसकी सजा कम कर दी है, उसकी 1 साल है, और धारा 166 बी। समझ में आ गया? ममता जी बिल्कुल सही है, 42 ए तो कहीं है ही नहीं भाई। नेक्स्ट, नेक्स्ट है छेड़छाड़ और बलात्कार जैसे मामलों में पीड़िता के बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष करवाना अनिवार्य है। अब एक तो ये लाइन से क्वेश्चन बन गया कि ऐसे बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष क्या करवाना अनिवार्य है? यस, करवाना अनिवार्य है। मजिस्ट्रेट किस धारा के तहत बयान लेखबद्ध करता है? मजिस्ट्रेट किस धारा के तहत बयान लेखबद्ध करता है? ममता जी 164, वीरेंद्र सिंह यस, बयान कराना जरूरी है। नेमीदास 164, नीलम राठौड़ 164, रुमकी 3 साल, सोलंकी पिंटा 3, संगीता चौधरी 164। 164 के तहत बयान कराना जरूरी है, वो 164 के तहत होता है, और जो पुलिस है वो बयान लेती है वो होते हैं 161 के तहत, बयान पुलिस अधिकारी द्वारा, और बयान मजिस्ट्रेट द्वारा। ये है 161 में पुलिस बयान लेती है और 164 सीआरपीसी में। ये आईपीसी नहीं है, ध्यान रखना, प्रोसीजर है ये, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी 164 सीआरपीसी के तहत आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि 164 के बयान हो रहे हैं, यानी मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान हो रहे हैं। नेक्स्ट, एक बार इसको शेयर कर दे भाई अपने, अभी पॉलिटी पे आएंगे, फटाफट एक बार इस सेशन को शेयर कर दे ताकि अपन पॉलिटी का भी आनंद लेंगे फटाफट किस तरीके से। बिग बॉय गमिंग, ममता जी 164। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पढ़ के बताइए भाई, एनसीआरबी की स्थापना 1986 में हुई। अब ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया कि एनसीबीआरबी कब बनी? एनसीआरबी बनी 1986 में। अब इसमें सीसीटीएनएस का प्रयोग कब शुरू हुआ? सीसीटीएनएस। अब ये सीसीटीएनएस क्या होता है? सीसीटीएनएस होता है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग
ट्रैक करते हैं नेटवर्क सिस्टम, नेटवर्क सिस्टम, ये है CCTNS। इसका प्रयोग कब हुआ था स्टार्ट? 2009 में। क्या बात है यार, काफी लोग ठीक जवाब दे रहे हैं। रानी सिंह सिसोदिया सर, ममता जी सॉरी सर, इसका 2009 में ये इसका प्रयोग स्टार्ट हुआ था। CCTNS का फुल फॉर्म क्या है? क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। जैसे किसी मुलजिम को जब पकड़ते हैं तो उस मुलजिम की फिंगरप्रिंट वहां ले लेते हैं। फिंगर जब मुलजिम का इकट्ठा हो जाता है और कोई अपराध जैसे चोरी कहीं हुई है और जो चोरी में पकड़े गए उनका फिंगर लिया और वहां घटना स्थल पे भी फिंगर मिला है, तो उनको खट कंप्यूटर के माध्यम से CCTNS के माध्यम से ट्रैक कर लिया जाता है। अच्छा, इस मुलजिम ने ये इसका फिंगर मिल रहा है, इसलिए इसी ने चोरी की है। ऐसे ही मामले में गंभीर मामलों में मर्डर है, रेप है, इस प्रकार के, इसी प्रकार से इसी CCTNS पर जैसे किसी की मोटरसाइकिल गुम हो गई, गुम का मतलब चोरी हो गई, तो चोरी होने पर उसके इंजन नंबर, चेसिस नंबर किसी थाने में डाल दिए CCTNS पे। अब कहीं पे वो लावारिस मिलती है या किसी चोर के हाथों में वो मिलती है, तो उसके खट से उसके इंजन नंबर, चेसिस नंबर डालने से पता चल जाएगा कि ये उस एरिया में चोरी हुई है, इसका मुकदमा वहां पर दर्ज है। तो ये है CCTNS। इसी प्रकार से ऑनलाइन आपके कोई ड्राइविंग है, मतलब किसी नौकर का सत्यापन है, किसी किराएदार का सत्यापन है, तो वो कराने के लिए भी CCTNS के माध्यम से ऑनलाइन करवाया जा सकता है। तो ये NCRB का सिस्टम स्टार्ट हुआ था 1986 में और इसने इस CCTNS को इसमें अडॉप्ट किया था 2009 में। 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 127वां संविधान संशोधन बिल जो अभी हाल ही में लोकसभा में पेश होकर पारित हुआ है, इसका संबंध किससे है? अभी लोकसभा में पास हुआ है, अभी राज्यसभा में पास नहीं हुआ है, अभी जो मानसून सत्र चल रहा है, इस मामले में ये कौन सा जो है, इस मामले से संबंधित है ये? नरेश OBC EWS, अब तुम यहाँ चक्कर खा रहे हो ना, कोई OBC बता रहा है, कोई EWS बता रहा है, कोई ST बता रहा है। OBC के लिए OBC वाले बिल्कुल करेक्ट हैं। ये एक्ट है, ये 127वां जो संविधान संशोधन बिल है वो है OBC के संबंध में। किसके संबंध में है? OBC के संबंध में। ये मैटर क्या है, जब 1992 में मंडल कमीशन आया था और मंडल OBC के लिए आरक्षण लागू हुआ था, तब मामला कोर्ट में गया था। तब कोर्ट ने कहा कि ये एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया जाए। तो 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना हुई थी। 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना हुई थी और उसके बाद में उस समय यानी संविधान में कहीं उल्लेख नहीं था, तो ये सांविधिक था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है वो सांविधिक था, यानी लीगल था, परंतु कॉन्स्टिट्यूशन में इसका उल्लेख नहीं था। उसके बाद में 102वां जो संविधान संशोधन लाया गया था, उसके तहत इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। धारा ये आर्टिकल 338 बी जोड़ करके, एक 338 बी जोड़ करके जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट NCBC था, इसको एक राष्ट्रीय संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया गया। जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसको संवैधानिक दर्जा मिला इसके तहत। इसी के तहत जब 102 संविधान संशोधन आया तो 342 ए भी जोड़ा गया, 342 ए जोड़ा गया। अब यहीं से गड़बड़ स्टार्ट हुई है। यहां से क्या हुआ, 342 ए में ये जोड़ा गया कि जो राष्ट्रपति है, OBC में कौन कौन सी जातियां शामिल होगी केंद्र सरकार में, ये राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करेगा। ठीक है। उसके बाद में इसका सेकंड पॉइंट था कि स्टेट में कौन कौन सी इसे जातियां शामिल होगी, ये राज्यपाल से परामर्श करके ये भी राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करेगा। समझ गया? दोनों ही अधिसूचना राष्ट्रपति जारी करेगा, ऐसा इसमें किया गया था 342 ए में।
यहीं से गड़बड़ी स्टार्ट हुई। उसके बाद महाराष्ट्र में मराठाओं को आरक्षण दिया गया, वो मामला गया संवैधानिक पीठ में। 5 जजेज या इससे ऊपर के जो जजेज होते हैं वो संवैधानिक पीठ कहलाती है। इस जब संवैधानिक पीठ में मामला गया तो संवैधानिक पीठ ने ये कहा कि ये आरक्षण जो मराठाओं को दिया गया ये गलत है 342(a) के तहत। अब क्या किया जाए भाई, स्टेट को तो कोई पावर ही नहीं रहा कि इसे ओबीसी की जातियों को शामिल किया जाए स्टेट की नौकरियों में। वो हल्ला मचा। तो अभी तुरंत फुरत में सभी पार्टियों की एक बैठक लेकर के ये तय किया गया कि ये 127वां जो संविधान संशोधन बिल, ये डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री है केंद्र सरकार में, उन्होंने इस बिल को लोकसभा में पेश किया। लोकसभा में पेश करके ये कानून लोकसभा से पारित हो गया बिल। अब ये राज्यसभा में अभी पेंडिंग है, जो राज्यसभा में अभी चर्चा चल रही है। तो ये ओबीसी आरक्षण से संबंधित ये मैटर है। अब इसमें ये क्या मतलब इसकी व्याख्या ये करेंगे कि स्टेट की जो ओबीसी की लिस्ट है वो स्टेट तय करेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नौकरियों में है वो सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी ओबीसी की लिस्ट। तो किन जातियों को ओबीसी में लेना है ये स्टेट के मामले में स्टेट तय करेगा और सेंटर के मामले में सेंटर तय करेगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई, आप बताइए आप।